नाज़रीन, आपको प्रोग्राम रुपया पैसा में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और सरमायाकारी के मौजू के ऊपर आपको पता है वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करते रहते हैं। पाकिस्तान की बहुत सारी उम्मीदें और तवक्कुआत इससे जुड़ी हुई हैं कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। बैरूनी सरमायाकारी से पाकिस्तान के बहुत सारे माशी मसाइल हल हो जाएंगे और बहुत सारे इश्यूज़ और चैलेंजेस का हल भी निकल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो माहौल पैदा करने की ज़रूरत है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके अंदर किसी न किसी तरीके से हमें रिफॉर्म करके ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी कि लोग आके यहाँ पर इन्वेस्ट करें। टैक्स का जो एक निज़ाम है उसको दोबारा से रिविज़िट करना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी उसमें तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी ताकि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सके। आज मैंने इस मौजू पर भी बात करनी है, लेकिन एक अहम मौजू ये भी है कि गुल प्लाज़ा का जो मामला है उस पर भी गुफ्तगू करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। मुख्तसरन मैं आगाज़ में ही कोशिश करूँगा कि मेरे फाजिल मेहमान जनाब अफ़ीफ़ राशिद साहब, जो कि एक बिज़नेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो कोरोगेटेड पेपर की एसोसिएशन है उसके भी सरबराह हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। और ज़रा गुल प्लाज़ा के मुतालिक थोड़ा सा आप बताइए। बच्चे ने मॉल को आग लगा दी, पहले इससे शुरू कर लेते हैं फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे आएंगे। आपका कहने का मतलब यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर आपके मुल्क में आएगा जब वो सुर्खी अखबार में पढ़ेगा कि एक छोटे से बच्चे ने माचिस के साथ खेलते हुए पूरे मॉल को आग लगा दी, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी? ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जब हो गया है तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमने इससे सबक क्या लिया। देखिए, हर चीज़ से सबक लेना चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी हमारी अभी बिल्डिंग्स हैं जिसको अभी सर्वे किया गया और हाई रिस्क दी गई हैं, तो उन सबको रीवैल्यूएट किया जाए, उनके अंदर फायर एग्जिट्स बनाए जाएं। और जो दुकानदार वहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बोलूँगा कि देखिए, गवर्नमेंट का पार्ट एक तरफ, आपकी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अपनी जान की और अपने कस्टमर्स की जान की हिफाजत करें। एग्रीड। कुछ आपको स्टेप्स लेने होंगे कि हर दुकानदार को आप इन्फोर्स कराएं कि जी आपने हेलमेट्स, टॉर्चेस, फायर एक्सटिंग्विशर्स ये अपनी दुकान में, अगर आप 2 बंदे बैठते हैं तो 4 रखने हैं, 4 बैठते हैं तो 8 रखने हैं। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होता है तो ये इस्तेमाल में आ सके। अगर उन लोगों के पास जो बेचारे उसमें इंतकाल कर गए, अगर उन दुकानदारों के पास टॉर्चेस होती तो लाइट बंद करने के बाद उनके पास जगह ढूंढने का एक जरिया बन सकता था। जो फायर एग्जिट्स हैं उनको इल्यूमिनेट किया जाए। लाइट बंद होने के चक्कर में जो एक बैकअप बैटरी के साथ स्पेशल लाइट्स आती हैं एग्जिट्स की, वो मार्क की जाएं। सबको हर महीने ड्रिल करानी चाहिए कि खुदा ना खास्ता कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे वो फायर हो, अर्थक्वेक हो या कोई भी नागहानी ऐसी मुसीबत आए, तो आपने बिल्डिंग से बाहर कैसे निकलना है। अगर शाम के वक्त या रात के वक्त हो रहा है जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उनको दरवाजों को खोलने का। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। नहीं, लेकिन बच्चा तो बच्चा जिम्मेदार है वो तो आग का। देखिए, तो वो कह रहे हैं जिम्मेदार बच्चा है आग लगाने का। देखिए, उसमें तो अभी कुछ नहीं पता कि क्या है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन थरो होनी चाहिए ना। एक बच्चे पे थोड़ी डाल सकते हैं ये बातें। देखिए, हमें एक बात समझनी चाहिए कि जो गुल प्लाजा है वहाँ पे हर किस्म का आइटम था। और जो पहली न्यूज़ आई कि एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स के शॉप में आग लगी, आप समझे कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स बने होते हैं पॉलीस्टाइरीन से, जो प्लास्टिक है, वो खुदा ना एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, और वो जब आग पकड़ता है तो एक तो आग बुझती नहीं, दूसरा वो धुआं बहुत ज़्यादा करता है। तो जो लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, और गुल प्लाजा में परफ्यूम्स की दुकानों से लेके हर किस्म का फ्लेमेबल आइटम वहाँ मौजूद था। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हर दुकान में फायर एक्सटिंग्विशर्स हों। आपके पास पाउडर वाले अलग आते हैं, गैस वाले अलग आते हैं, CO2 अलग आता है। हर किस्म की चीज़ें हमें प्रिपेयर करके। अच्छा, जस्ट फॉर माई ओन सेक, आई नो दैट you are very tech savvy and have educated yourself in these things as well. आप लोग खुद भी, क्योंकि जो काम करते हैं पैकेजिंग वगैरह का, it is also very sensitive work. तो आप अभी जो बयान कर रहे हैं ये बड़ा अहम है कि मुख्तलिफ़ किस्म की आग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से बुझाई जाती है। बिल्कुल ऐसे। हर आग पानी से नहीं बुझाई जा सकती। मैं करेक्ट? बिल्कुल ऐसे। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जैसे आपने एक पॉली मटीरियल का बताया, इस तरह के बहुत सारे पॉली प्लास्टिक मटीरियल्स होते हैं एंड मैनी ऑफ देम आर वेरी फ्लेमेबल। बिल्कुल ऐसे। ये भी बात सही है। अली भाई, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने घर के अंदर हर इलेक्ट्रिक DB के बराबर में एक फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है। आज कितने घरों के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं आप मुझे ये बता दें।
हर घर में आपकी इलेक्ट्रिक टीवी है, खुदा ना खास्ता शॉर्ट सर्किट होता है जी, आप कैसे आग बुझाएंगे? बहुत अहम बात की आपने। हर घर में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए इलेक्ट्रिक टीवी के पास, हर घर में। ये हम अपनी ये बात सही अपनी है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसमें गवर्नमेंट की तो कोई रेगुलेशन नहीं है ना, लेकिन हमने अपनी हिफाजत के लिए, अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए, जानी नुकसान से बचने के लिए हमने ये स्टेप्स उठाए हुए हैं। तो इसी तरह मैं सबको अर्ज करूंगा कि जितनी हमारी मार्केट्स हैं, चाहे वो मोबाइल मार्केट हो, कपड़ा मार्केट हो, हमारी बोल्टन मार्केट है, ज़ेना मार्केट, जितनी हमारी मार्केट्स हैं उधर ये कंपलसरी आप गवर्नमेंट को, मैं बोलता हूँ, बिल्कुल सेट असाइड करते हैं। जो वहाँ की एसोसिएशन है, यूनियन है, उनको ये रूल इन्फोर्स कराना चाहिए, उनको रूल बना देना चाहिए कि ये 6 इक्विपमेंट आपकी दुकान में होने ही होने चाहिए। स्पेशल मास्क होते हैं जो आपको हेड से लेके चिन तक कवर करते हैं, खुदा ना खासा आग लगती है, धुआं लगती है, तो आप वो पहन के कम से कम बाहर तो निकल सकें। नहीं, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया, बल्कि ये तो जो ये आखिरी नुक्ता equipments- आपने बताया है ना, इसके लिए मैं हुकूमत से भी इल्तिजा करूंगा कि हर बिल्डिंग के अंदर ये एक ऐसा कमरा या एक ऐसी जगह मुख्तस होनी चाहिए, और दुकानों में भी होना चाहिए, हर दुकान में होना चाहिए अली भाई। कि ये ये हर मास्क अपने पास इंटरनेशनली रखें, जितने खास आपको तौर पे। मॉल्स मिलेंगे वहां पे हर दुकानदार को ये चीजें रखना कंपलसरी जरूरी होते है। हैं। शीशा तोड़ने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट जी, आता है, वो होना चाहिए। आजकल आपके पास जो इंपोर्टेड गाड़ियां आ रही हैं उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा होता लगा है, होता है। और शीशा तोड़ने का एक गैजेट भी दिया गैजेट हुआ भी होता दिया है होता कि है, उससे आपको जोर नहीं लगता, वो एक पॉइंटेड होता है कि शीशा टूट सके, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप बाहर निकल सकें। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और मैं ये बोलता हूँ कि हम अभी हर किस्म की डिबेट को साइड पे रख के, ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरी फैक्ट्री में जो लोग आ रहे हैं उनकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनकी हिफाजत करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या मैंने एडिक्वेट स्टेप्स उठाए हुए थे, मैंने ये सारी चीज़ें अपने पास रखी हुई थी। हाँ, रखने के बावजूद अगर कोई मिसहैप होता है, कोई बात नहीं, एक मिसहैप हो जाता है, लेकिन आपको इस चीज पे बड़ा फोकस करके चलना होता है कि हमें अपनी तैयारी तो पूरी हो ना, अपनी तैयारी पूरी हो, उसके बाद जो अल्लाह ताला ने लिखा वो। नहीं, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया, और मेरे ख्याल से ये ज़रूरी भी है बहुत कि इस चीज़ की आगाही पैदा की जाए कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों से भी पूरे तरीके से आगाह होना चाहिए कि हमारे पास हमारे प्लेस ऑफ वर्क के अंदर क्या ये चीज़ें मुकम्मल हैं या नहीं, क्योंकि हमारा प्लेस ऑफ वर्क जो होगा वहाँ पर हमें ये इंश्योर करना है। और ये तो प्लेस ऑफ वर्क से आगे बढ़ के कह रहे हैं कि घर तक के अंदर जो है, अपने घरों तक के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लगाएं। लेकिन मज़े की बात यह, बहुत सारे लोगों ने घर में फायर एक्सटिंग्विशर लगाया लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली। इसके लिए भी बाकायदा तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो नहीं है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बट यू स्टिल शुड नो वेयर टू पॉइंट, हाउ टू प्रेस विच लीवर इन ऑर्डर टू गेट योर थिंग डन। तो इस बारे में भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। सिविल डिफेंस मौजूद है, और गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करूँगा कि ये फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट, आई एम श्योर टैक्स फ्री शायद हो, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर मैं काफ़ी दफ़ा देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं उन पर टैक्स ज़्यादा लगे हुए होते हैं। ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा गरीबों के, आम आदमियों के या लोगों के काम आने वाली चीज़ें होती हैं उन पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगा हो। गलत निकल गया मुँह से, क्या करूँ, आजकल सारी बातें मुँह से गलत निकल रही हैं। खैर, एनीवे, हफीफ़ राशिद साहब, जो अहम नुक्ता यहाँ पर आपने बयान किया, अब इसके बाद एक और अहम नुक्ते की तरफ आपको लेकर आता हूँ। बात यह, मुल्क के अंदर बैरूनी सरमायाकारी अब ऐसी सिचुएशन में आ गई है कि ना होने के बराबर। आप तसव्वुर कर लीजिए, हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक ये था कि SIFC के तहत जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो IMF की शायद पाबंदियों की नज़र हो गई, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो आनी थी उसके लिए एक्सेप्शंस क्रिएट करनी थी, वो एक्सेप्शंस हमें बताया गया कि IMF की टर्म्स के साथ नहीं हो सकती। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि SIFC वालों ने ख़ुद भी ये बात की है कि हमारे मुल्क का टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। हम इतना ज़्यादा टैक्स लगाते हैं कि बाहर से आने वाली इंडस्ट्री पाकिस्तान आने के लिए तैयार ही नहीं है, बाहर का बिजनेसमैन पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए तैयार ही नहीं है। इन दो नुकात को नज़र में रखते हुए और भी चीज़ें अगर आपके जहन में एक तज्जिया पेश करें। देखें, ये सबसे पॉजिटिव बात इसमें पता है क्या है कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो कर लिया कम से कम। आपको ये पता है कि यार अब मेरी प्रॉब्लम है क्या। मेरी प्रॉब्लम है हाई यूटिलिटी रेट्स और हाई टैक्सेशन, और एक और है जिसको अब गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज। देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ से कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को ये एहसास हो गया कि हाँ, बिजनेसमैन को ये प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेसमैन को ये प्रॉब्लम हो रही है कि इतना हाई टैक्सेशन वो पे कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान से आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है।
पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हमें और लानी है, लेकिन इस वक्त अभी भी बाहर जा रही है। उसका मेन रीज़न हमारी टैक्सेशन और इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं और यूटिलिटीज़ फॉर श्योर। देखिए, आज भी आपकी अगर कोई कंपनी है तो उसके ऊपर आपको 29% तो कॉर्पोरेशन टैक्स है जी, इनकम टैक्स जो आपका है। उसके बाद अगर मैं एज अ ओनर उसमें से डिविडेंड लेता हूँ तो उसके ऊपर मुझे अलग टैक्स है 7.5 या 8% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद अगर आपका मेरे ख्याल से 100 मिलियन से ज़्यादा है तो उस सुपर टैक्स के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके अंदर भी स्लैब्स हैं अलग अलग, 5% और अब देना भी पड़ेगा। तो अब आप ये फैसला हो गया है कि 35 और 7% भी लगा लूँ तो 42% टैक्स। अगर एक कंपनी 42% टैक्स में दे देगी मुनाफे के, तो वो री इन्वेस्ट क्या करेगी? तो जो स्पॉन्सर है जिसने इन्वेस्ट किया हुआ उसके लिए क्या पैसा बचेगा? तो हम किस तरह आगे जाएंगे? गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना होगा कि आपने थोड़े लोगों से ज़्यादा टैक्स लेना है या ज़्यादा लोगों से थोड़ा थोड़ा टैक्स लेना है। नहीं, थोड़े लोगों से ज़्यादा लेना, ये तो अभी तक की फिर पॉलिसी है ना, गलत बट चीज़ें आई एम निकल श्योर गई मुंह से। पता नहीं क्या बुजुर्ग ने दुआ दी थी, बार बार सच्ची बातें मुंह से निकली। थोड़े लोगों से ज़्यादा टैक्स लेना इस वजह से है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का टैक्स बेस जो है वो नैरो है, और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि सबसे अब सर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अफीफ साहब एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जिस तबके को टैक्स देना है ना, वो है पाकिस्तान का जागीरदारा तबका। अब मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, उनकी सोर्स ऑफ इनकम का हमें पता नहीं। दूसरा ये है कि ब्यूरोक्रेट्स को बड़ी मुश्किल से किसी तरह IMF इस पर माइल करने में कामयाब हो गया कि अब वो थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी से अपने एसेट्स वगैरह डिक्लेयर करेंगे। आई डोंट नो करते भी हैं या नहीं करते, लेकिन बेसिकली क्या है कि वहाँ पे इश्यूज़ हैं। अब आप मुझे सच बताएं अफीफ राशिद साहब, पाकिस्तान से इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ दुबई में ख़रीदी जा रही हैं, वी ऑल नो कि ये पैसा कहाँ से जा रहा होगा, किधर लग रहा होगा। अब इन चीज़ों से बिल्कुल निगाह मोड़ के आप मुझे बताएं हाउ बाय टर्निंग आवर हेड्स अवे फ्रॉम रियलिटी हम कैसे इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग। देखिए, गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल 3 साल के अंदर कुछ चीज़ों पे तो बड़ा कंट्रोल किया। जब से नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने डॉलर को स्टेबलाइज कर दिया, जो इंडस्ट्री के लिए बड़ी ज़रूरी थी। ये इंटरेस्ट रेट को नीचे ले आए हैं, और आपकी मंथ ऑन मंथ जो इन्फ्लेशन 25-30% पे थी उसको भी सिंगल डिजिट पे ले आए हैं। तो दीज आर कमेंडेबल थिंग्स कि एक ऐसे मौके पे जहाँ पे दुनिया पाकिस्तान को बोल रहा था ये किसी भी दिन बैंकरप्ट हो जाएगा, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेटिंग में पाकिस्तान डाउनवर्ड जा रहा था, एकदम से पाकिस्तान का ग्राफ बेहतर हो गया। हर किस्म की रेटिंग में पाकिस्तान बेहतर आ रहा है, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आर इम्प्रूविंग। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था, अब हमें आना होगा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए। पर FDI नहीं आ रही ना। देखिए, FDI आएगी, देखिए हाँ। FDI आएगी, लेकिन उसके लिए आपको मेजर टैक्स रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। जब तक आप मेजर टैक्स रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आपके पास FDI आने के चांसेस बहुत कम होंगे। देखिए, आज मैं फिर एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर आपके पास कोई भी एक बाहर की कंपनी है, उसने $100 मिलियन लगाने हैं, तो पाकिस्तान में उसको क्या इंसेंटिव है कि बोले यार मैं दुनिया भर छोड़ के मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूं? टैक्सेशन हमारा है, यूटिलिटी हमारी है। द ओनली बेनिफिट पाकिस्तान हैज इज कि हमारे पास डिमांड की कमी नहीं है। वी हैव अ ह्यूज डिमांड, पॉपुलेशन 250 मिलियन की है, और डिमांड को जो पूरा कर सकता है उसके लिए बहुत फ़ायदा है पाकिस्तान में। देखिए, आज भी स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं, अगर आप उनकी बैलेंस शीट उठा के देखें तो दे आर प्रॉफिटेबल। ऐसा नहीं है कि वो नुकसान में और स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। बैंक्स ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स किए हैं, फर्टिलाइजर रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो अभी स्ट्रगल कर रही हैं, वो अगेन यूटिलिटीज़ की वजह से। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो स्टेटिस्टिकली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कम से कम होती जा रही है, जो एक डेंजरस चीज़ है जिसको गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा। और लोग तभी इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, जब आप टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे और आप यूटिलिटी को नीचे लाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त गवर्नमेंट को ड्रास्टिक चेंजेस चाहिए होंगे कि इस वक्त बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे सपोर्ट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगें। इसी इंडस्ट्रीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स करने की सोच रहे हैं, उसको छोड़ के आप फोकस करें कि यार आज 100 इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है ना, मैंने अगले 5 साल के अंदर इसको 250 इंडस्ट्रीज़ पे लेके जाना है। जो मैं इनसे 30% टैक्स ले रहा हूँ ना, मैं 30 के बजाय 20 कर दूंगा, पर 250 से 20% मिलेगा। अभी हम मुझे 100 से 30% मिल रहा है, किस में ज़्यादा फ़ायदा है आपको? तो यू हैव टू गो टूवर्ड्स अ लार्जर स्केल। और सबसे पहले जो इनकम टैक्स है उसके अंदर भी आपको जो चेंजेस चाहिए, आप फाइलर नॉन फाइलर ख़त्म कर दें। आज
कोई फायदा नहीं है ये फाइलर नॉन फाइलर का हम हर वक्त करते रहे। हम उससे छोटा छोटा चेक वो कैश निकलवाने पे बैंक से उनको थोड़ा पड़ जाता है। अगर वो इंसान गाड़ी साल में एक दफ़ा ले लेगा, बहुत भी कोई वो होगा, एक दफ़ा गाड़ी ले लेगा, उसके ऊपर आपने उससे 5 लाख रुपए ज़्यादा ले लिए, लेकिन जो वो पूरे साल खर्चा कर रहा है उसके अरबों रुपए उसके आरती के अकाउंट में पड़े होते हैं, 1 रुपए का टैक्स नहीं दे रहा होता वो गलत है, अनजस्टिफाइड है। जहां पे आप एक सैलरीड जिसकी 60-70 हज़ार रुपए तनख्वाह है, उसकी तनख्वाह से टैक्स कट के आ रहा है, लेकिन जो अरबों रुपए कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर आप टैक्स करें, लेकिन इनकम टैक्स हर इंडिविजुअल को भरना चाहिए। इसके अंदर किसी किस्म की हमारे पास कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लोग बोलते हैं पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है, पाकिस्तान में लोग समझ नहीं पाएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। हर बंदे के हाथ में आपको स्मार्टफोन दिखेगा, हर बंदे के हाथ में आपको उसको टिकटॉक चलाना आता है, फेसबुक चलाना आता है, लेकिन वो टैक्स नहीं भर सकता। टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके पास जाएंगे, वो टैक्स भरेंगे और सब होगा। और जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं है उनके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं आते कि उनको टैक्स भरने की जरूरत पड़े। यह बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया। यहाँ पर एक यूनिक बात इनसे मैं ये भी करना चाहूँगा कि अभी अगले दिन 2-3 चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी, मैं हैरान हुआ कि उसको क्यों इतना इशू समझ के एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। एक देखें, नो डाउट अगर यहाँ से एक्सपर्ट्स जाते हैं तो नो इशू, एक्सपर्ट्स बन के कोई बाहर जाना चाहता है, ऑल राइट, किसी और मुल्क में जाकर जॉब करना चाहते हैं, आप ऐसे समझ लें ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इन अदर वर्ड्स। थोड़ा सा मैंने गलत उसको कहा, मैं थोड़ा सा उसको सही कर देता हूँ। बहुत सारे पाकिस्तानी मुल्क से जा रहे हैं दूसरे ममालिक के अंदर, ज़र मुबादला के फ़ायदे हमें होते हैं, लेकिन मेन एम ये है कि हमारे मुल्क से भी बड़ा टैलेंट चला जाता है। ठीक है, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उनकी वजह से हमें शायद रेमिटेंस ज़्यादा आएगी, मैं आई डू नॉट डाउट दैट, नो डाउट उससे होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अफीफ़ राशिद साहब ये सिग्नल इस तरफ भी करता है कि अगर स्किल्ड वर्कफोर्स पाकिस्तान से जा रही है, इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ श्रिंक तो कर रही हैं। और दूसरा एम ये कि हमें फ़्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकना है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है जो स्टेटिस्टिक्स और फिगर्स हमें बाहर के मुल्कों से मिल रहे हैं, फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। तो इन 2 चीज़ों के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड एंड फ्लाइट ऑफ कैपिटल। जी देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड, अली भाई, वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन, उसमें से 1 लाख 2 लाख लोग बाहर चले गए होंगे, 5 लाख लोग बाहर चले गए होंगे, कितना परसेंट? 7 लाख इनका कहना है। 7, मैं बोलता हूँ 20 लाख लोग बाहर चले गए, 25 लाख लोग बाहर चले गए, कितना परसेंटेज बनी? बहुत मिनिस्कुल। हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों को यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए। आपको लोगों को सिर्फ डायरेक्शन देना होगा कि यार देखो पाकिस्तान में भी इस तरह काम हो सकता है। अभी लोग बाहर क्यों जा रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग अपना कैपिटल बाहर लेके जा रहे हैं। देखिए, ह्यूमन कैपिटल बाहर जाना, एक मिनट, ये बढ़िया हम आपने बात की है, उसको स्किप ना कीजिएगा। आपने कहा कि लोग इंडस्ट्री बंद करके कैपिटल बाहर लेके जा रहे हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज तो बंद हुई ना पाकिस्तान, नॉट जनरेटिंग समथिंग बट इनफैक्ट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो कम हो रही है ना पाकिस्तान में। ये तो गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो पाकिस्तान में कम हुई। उसकी रीज़न, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो बनेगी जो स्किल्ड लेबर उनके पास थी। देखिए, इशू ये नहीं है कि ये स्किल्ड लेबर बाहर जा रही है, दोबारा उनको स्किल करना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हमें 2 स्टेप्स उठाने होंगे। एक तो जो हमारा कैपिटल बाहर जा रहा है उसको रोकना है, वो कैपिटल पाकिस्तान में री इन्वेस्ट होना चाहिए, नई इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट होना चाहिए, ताकि हम नई इंडस्ट्रीज को, मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकें। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि यार आज अगर मैं प्रोडक्ट ए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको लोकलाइज कैसे कर सकता हूँ, उसके ऊपर काम करना चाहिए। उसके ऊपर आपको एफडीआई चाहिए ना, आप एफडीआई के लिए बोलें कि यार मैं जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना मैं प्रोडक्ट ए इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, आप मुझे इसको लोकलाइज कर दो, मैं आपको अगले 5 साल 10 साल के लिए जो है वो जो 29% टैक्स है वो 10% कर देता हूँ। आप देखें आपके पास 25 इन्वेस्टर आके खड़े होंगे कि ठीक है यार, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाते हैं, हमें इतना बड़ा टैक्स का बेनिफिट पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा कंजम्पशन है पाकिस्तान के अंदर, डिमांड की कमी नहीं है, मैं पाकिस्तान में लगाता हूँ, मुझे कॉस्ट बेनिफिशियल होगा। तो आपको क्रिएटिव और ऑल्टरनेटिव वेज चाहिए हैं इस वक्त पाकिस्तान में कैपिटल लाने के। इस वक्त ऐसे नहीं आएगा कि आप बोलें कि यार ठीक है पाकिस्तान बहुत अच्छा है, आप उनको कोई बेनिफिट्स नहीं दें और आप उनको बोलें कि यार ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, लोकल इन्वेस्टर जो अगर बाहर लेके जा रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर वही रिटेन कर ली जाए तो फिर हमें एफडीआई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो कह रहे हैं हमारा आउटफ्लो इतना ज़्यादा है इनफॉर्मल,
देखिए डेफिनेटली इनफॉर्मल हमारी इकोनॉमी, अनफॉर्चुनेटली हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी इज एज बिग एज फॉर्मल इकोनॉमी, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी इज मच बिगर देन भाई द मैंने फॉर्मल पूछा इकोनॉमी। बैंकिंग सिस्टम से ही पैसा बाहर जा रहा है, वो कह रहे हैं नहीं। मैंने बोला क्या मनी चेंजर इस पैसे को बाहर लेकर जा रहे हैं? उन्होंने ऑफिशियली प्रोग्राम में कहा कि जी नहीं। अगर ये दोनों नहीं लेके जा रहे तो आप मुझे बताएं, दुबई में तो एक एक यूनिट जो है वो $1 मिलियन से ऊपर का है अप्रोक्सीमेटली, तो किस तरह से वहाँ पे पाकिस्तानी ले रहे हैं? वो तो बोलते हैं पाकिस्तानीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स इन दुबई। देखिए अनफॉर्चुनेटली अनऑफिशियल वेज के थ्रू वो जा रहे हैं, और जो IMF है या जो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको देखना चाहिए कि अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा किसी भी मुल्क में पार्क हो रहा है तो उसके ऊपर जिस तरह बाकी मुल्कों पे सेक्शन लगती है उनके ऊपर भी लगनी चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान का पैसा अनऑफिशियली बाहर ना जाए। लेकिन हम दूसरों क्या बोलें, पहले हम अपने आप को स्ट्रिक्ट करें। हमारा पैसा जा रहा है, हमें अपने बॉर्डर्स को स्ट्रिक्ट करना होगा कि यार हमारे पास से कैसे कैपिटल लीक हो रहे हैं। जब आपने देखा था डॉलर एकदम ओपन हुआ था, उसके बाद जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने बोला था कि हम इसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस करेंगे, और उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस हुई थी, और काफ़ी सारे जो अनफॉर्चुनेटली हवाला हुंडी में लोग इन्वॉल्व थे उनको उठा के उनको रोका गया था, और उससे आप देखेंगे आज डॉलर स्टेबलाइज्ड है। और हमें इसके ऊपर और स्ट्रिक्टनेस करनी होगी कि पाकिस्तान से इलीगली पैसा बाहर ना जाए। आप जो लीगल वे है उसके थ्रू कोई लेके जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगली आप जितना पैसा लेके जा सकते हैं, जितना गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ आप लेके जाएं। इलीगली पाकिस्तान से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है। इसी को कहते हुए मैं बोलूँगा कि हमें चाहिए है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपने पास लाने के लिए उनको क्रिएटिव आइडियाज़ दिया जाए, उनको टैक्स के अंदर बेनिफिट दिया जाए, उनको मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए जो है वो जो हमारे पास ड्यूटीज़ लगी हुई हैं उसके अंदर कंसेशन दिया जाए कि ठीक है आपकी इनकम अभी कम होगी, लेकिन 1 साल बाद जब वो इंडस्ट्री लग जाएगी उससे तो आपको टैक्स मिल रहा होगा, और वो जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी तो वो मिलियंस एंड बिलियंस के अंदर आपको टैक्स दे रहे होंगे। तो ये आपके जो टैक्स के हदफ होंगे ये बहुत आसानी से पूरे हो सकते हैं। आप उन्हीं लोगों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, वो गलत है। आपको टैक्स की चोरी भी रोकनी होगी, आपको इनफॉर्मल इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड भी बनाना होगा। आप जितना इनफॉर्मल इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करते रहेंगे आपकी चीज़ें और बेहतर होती रहेंगी। आप कैशलेस जो है वो इकोनॉमी की तरफ स्टार्ट करें काम आज से, कि यार बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट करें कि आज मैं बैंक में जाऊंगा, मैं उसको बोलता हूँ यार मुझे 10 अरब दे दो, तो वो 10 अरब कैश निकाल के दे देगा। कोई पूछने वाला नहीं है कि जी आपको ये कैश क्यों चाहिए। लेकिन आज मैं अगर UK, US या किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाता हूँ, मेरे अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे, मैं उनको बोलूंगा ना यार मुझे $10,000 दे दो, तो वो बोलेगा भाई क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। 100 सवाल पूछेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट करेगा कि भाई मैं इस बंदे ने $10,000 निकाले थे, देख लेना ये कहाँ खर्च कर रहा है। वो इसलिए कि उसकी एक दफ़ा कैश निकाला है, उसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं है। जब तक आपकी फॉर्मल इकोनॉमी चलती रहेगी, आप पेमेंट गेटवेज लाएं, जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज होते हैं उसको और प्रमोट किया करें। आज भी हमारे पास QR के थ्रू पेमेंट्स नहीं है, दुनिया भर में QR के थ्रू पेमेंट्स चल रही होती हैं। आप चाइना चले जाएं, चाइना में लोगों के पास वॉलेट रखना ही खत्म कर दिया। ये फोन पड़ा हुआ है, ये सब कुछ है, ID से लेके बैंक अकाउंट सब कुछ है। आपने पेमेंट करनी है, मोबाइल टैप किया, पेमेंट हो गई। अली पे, वीचैट पे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, जब वो कैशलेस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो हम भी जा सकते हैं। आपको लोगों को थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा, और मैं ये नहीं बोल रहा कि आज आप सारे रिस्ट्रिक्शंस आज लगा दें, वो आज लगा देंगे लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे, लेकिन स्टार्ट तो करें, एक बिगिनिंग तो मिले हमें कि हाँ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें कैशलेस एनवायरनमेंट में डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को कन्वर्ट करना होगा, हमें टैक्सेशन को रीविजिट करना होगा, इसको पूरा रिफॉर्म चाहिए, हमें एक टैक्स रिफॉर्म चाहिए ताकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ला सकें। आज हमारे पास पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इंडस्ट्रीज ना भी लगे, मैं आपको बोलता हूँ आपके पास इतनी बड़ी कोस्टल बेल्ट है, आपके पास कोई एक रिजॉर्ट है नहीं, सही का नहीं है, ढंग का नहीं है, फॉरेन टूरिज्म के हिसाब फॉरेन टूरिज्म के हिसाब से नहीं है ना। आपके पास जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे कितने स्की रिजॉर्ट्स बने हुए हैं? एक या 2 होंगे शायद, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं, एक था लेकिन अब वो भी नहीं चल पाया ना, नहीं आए फॉरेनर्स। देखिए फॉरेनर्स अब बहुत आ रहे हैं, देखिए उनको फैसिलिटी चाहिए आने के लिए, वो आएंगे पाकिस्तान, उनको प्रॉपर होटल्स नहीं मिलेंगे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो वो नहीं आएंगे। आप इसी तरह जो दुनिया के बड़े बड़े होटल चेन्स हैं उनको इनवाइट करें, उनको बोलें कि यार मैं आपको, पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट है, कराची से आधा घंटा दूर 1 घंटा दूर आपके पास ब्यूटीफुल बीचेस है, सुमियानी चले जाएं आप, कुंड मलीर चले जाएं, यहाँ पे स्पेक्टेकुलर बीचेस, वाइट सैंड बीचेस भी मिलेंगे। लेकिन
आप उनको इनवाइट करें, आप बोलें यहाँ पे आप अपने होटल्स डालें, उसके बाद वहां पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। जब वो होटल डालेगा तो वो होटल से मेन रोड कनेक्ट करने के लिए रोड भी खुद डालना होगा, आप उसको बिजली फराहम करने के लिए आप उससे पैसे लेके उसको बिजली भी फराहम कर रहे होंगे, आपको वहां से टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। जब फॉरेनर्स आएंगे तो वो यहाँ पे डॉलर एक्सचेंज करा रहे होंगे, तो आपके पास बहुत बड़ी एक इनकम आएगी फ्रॉम टूरिज्म। दुनिया के कितने मुल्क हैं जो चलते ही टूरिज्म पे हैं, हमारे पास क्या नहीं है टूरिज्म के लिए। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोइंजोदड़ो को अगर ये किसी और यूरोपियन के पास होता ना, वो कम से कम 100 अरब डॉलर इससे साल के कमा रहे होते हैं, हम 1 रुपया इससे नहीं कमा रहे होते। हम इसके ऊपर टूरिज्म बढ़ा सकते हैं। लोग हिस्टोरिकल चीजों को देखने के आने के लिए आप रोम चले जाए, कोलोसियम के बाहर आपको 2-2 घंटे की लाइन मिल रही है कुछ भी नहीं। सही कह हमारे पास इतना बड़ा है। सिंध में आप जाएं, सिंध में आपको कितने रानी फोर्ट मिलेगा, आपको कितनी जगह ऐसी मिलेंगी, सिंध में आपको गोरख हिल्स मिलेंगे, आप वहां पे अच्छे रिजॉर्ट्स बनाएं, आप लोगों को इनवाइट करें कि यार हम आपको फ्री स्पेस देते हैं, आप अपनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें। जब वो कंस्ट्रक्शन करेगा, जब होटल चलाएगा तो कंस्ट्रक्शन की कंपनी भी लोकल होगी, वो पैसा ला रहा होगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बाहर से एफडीआई आ रही होगी, एम्प्लॉयमेंट वहां पे जनरेट हो रही होगी। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो आपको वहां से टैक्स भी मिल रहा होगा सॉरी, वहां से आपको टैक्स भी मिल रहा होगा, इनकम टैक्स भी मिल रहा होगा, सेल्स टैक्स भी मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना होगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया है। साथ साथ हम इस बारे में भी बात करें कि हमारे ट्रेड डेफिसिट की क्या सिचुएशन है। बात ये है कि हम चाह रहे हैं कि रेमिटेंस जो है इट मेक्स अप फॉर द डिफरेंस, लेकिन रियली स्पीकिंग हमें मेन इशू को एड्रेस करना है। और मेन इशू अफीफ साहब ये है कि इंपोर्ट के अंदर इजाफा हो गया है और एक्सपोर्ट के अंदर उस नोयत का ना तो इजाफा देखा गया है, बल्कि कुछ लोगों का कहना ये है कि शायद एक्सपोर्ट हमारी जो है थोड़ी सी इम्पैक्ट भी हो। क्या कहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल हमारी एक्सपोर्ट्स अभी वो नहीं है जो होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमने हमेशा डिपेंड किया है 1 या 2 सेक्टर्स पे कि जी वो परफॉर्म कर जाएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी, वो परफॉर्म नहीं करते या उनके पास ऑर्डर्स नहीं आते तो फिर अगेन प्रॉब्लम वही होती है कि हमारे एक्सपोर्ट गिरते हुए आपको डिक्लाइन पे दिखती है। गवर्नमेंट, आज से अगर हम 2 साल पहले चले जाएं तो एक थोड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था इंपोर्ट के ऊपर कि आपकी एलसीज खोलने में भी बैंक पूछता था कि भाई ये एसेंशियल आइटम है नहीं है, जी इसकी कितनी अर्जेंसी है, और उसके हिसाब से इंपोर्ट हो रही थी, तभी आप इस मसले से बाहर निकल पाए डिफ़ॉल्ट के। आज हम फिर वही पुरानी गलती कर रहे हैं कि जिसका जो दिल चाह रहा है वो इंपोर्ट करे, किसी किस्म की रोकथाम नहीं है, वो एसेंशियल आइटम है नहीं है, वो रॉ मटेरियल या मशीनरी है नहीं है, बस जो दिल कर रहा है वो मंगवाओ। तो हम दोबारा उसी जगह पे आके अगले 2 साल 3 साल बाद खड़े हो जाएंगे कि जी ये देखें ये तो हम पेमेंट कर ही नहीं सकते, हम तो फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ आ गए। क्यों जी? इंपोर्ट इतनी हो गई, एक्सपोर्ट हमारी हुई नहीं। आपको इंपोर्ट को थोड़ा कर्टेल करना पड़ेगा, आपको लग्जरी आइटम्स को थोड़ा बहुत कर्टेल करना पड़ेगा। देखिए, एज अ आवाम भी मैं आपको बात करूं तो हमें कुछ अपनी लग्जरीज को छोड़ना पड़ेगा 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, कि पाकिस्तान की ये हालात बेहतर हो जाएं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाए, उसके बाद हम दुनिया भर की चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे हालात सही नहीं है, हम इंपोर्टेड बिस्किट के बजाय लोकल बिस्किट खा लें, हम इंपोर्टेड शैम्पू की जगह लोकल शैम्पू यूज़ कर लें, और हमारे पास बेहतरीन ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं, बट हम अभी तक उसको ले नहीं पा रहे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट एसेंशियल आइटम्स के ऊपर फोकस करे, रॉ मटेरियल्स के ऊपर फोकस करे, और ऐसे आइटम्स जो दोबारा रीप्रोसेस होकर एक्सपोर्ट होते हैं उनकी प्रायोरिटी रखें इंपोर्ट के ऊपर। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को भी आप फोर्स करें कि जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, बिजनेस के लोग हैं, वो भी क्वालिटी को इतना ज़्यादा मेंटेन रखें कि बाहर की चीज़ों की डिमांड क्रिएट ही ना हो। आप देखें पाकिस्तान के अंदर जैसे लोग एतराज़ करते थे कि जी ये जो फास्ट फूड चेन्स हैं इनकी वजह से पाकिस्तान का रेवेन्यू लॉस होता है, बायकॉट भी हुआ, बायकॉट की वजह से पाकिस्तानी चेन्स को बहुत फ़ायदा भी हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी मेंटेन न करने की वजह से वो बिज़नेस फिर वापस फॉरेन चेन्स के पास चला गया। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स का मामला है, मैं ब्रांड्स का नाम लिए बगैर आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोकल ब्रांड से उनको फ़ायदा हुआ, जब बॉयकॉट भी था डबल फ़ायदा हुआ, लेकिन क्वालिटी मेंटेन ना करने की वजह से, टेस्ट मेंटेन ना करने की वजह से बिजनेस चला गया। एंड आई एम श्योर दैट्स द सेम फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। क्या कहते हैं? देखिए, मैं अली भाई आपको एक चीज़ बताऊं, जो हमारे यहाँ एक कल्चर बन गया ना शॉर्ट टर्म अप्रोच का, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बिजनेसमैन उसको लेके चल रहे होते हैं।
मैं अगर आपको कोल्ड ड्रिंक की बात करूं, एक एक्स ब्रांड है जो इंटरनेशनल ब्रांड था, एक्स और वाई, उसकी जगह एक जेड ब्रांड हमारा आया। जी जी। जब उसको मार्केट शेयर इतना मिल गया जो उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था ना, उसने अपनी प्राइस एक्स और वाई ब्रांड के बराबर में लाके खड़ी कर दी कि यार मुझे इसका मुनाफा हो जाएगा। मैं उसकी जगह होता ना तो मैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स थे उससे थोड़ी कम प्राइस रखता, लोगों को मजबूर करता कि यार बाद में भी जब ये बाइकआउट का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा ना तो लोग बोले नहीं यार ये तो सस्ता है, मैं इसी पे जाऊंगा, मैं इतने अरसे से ये पी रहा हूँ, मुझे बचत है। अब उसने प्राइस उस लेवल पे कर दी, लोग बोलते हैं यार मुझे इसका टेस्ट भी इतना समझ नहीं आ रहा, प्राइस भी वही है, तो मैं इसकी तरफ क्यों जाऊं, मैं वाई की तरफ क्यों नहीं जाऊं। जी, ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये आपने बताया। तो आपने एक एलिमेंट को टच किया है, यानी बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे भी बहुत सारे और ब्रांड्स हैं जिनको अपनी क्वालिटी पे डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, लेकिन वो एक बिजनेसमैन का अपना पर्सपेक्टिव है, हम उसके ऊपर उसको बोल नहीं सकते कि यार तुमने ये प्राइस इतनी कम रखनी है। वो एक इंडिविजुअल है, उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो उसका जो है ना एक विजन है कि वो किस तरह उसको रिकवर करना चाहता है। बट हम एक दफा जब इस अप्रोच की तरफ आएंगे, लॉन्ग टर्म की तरफ, लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। देखिए जब गवर्नमेंट आएगी ना लॉन्ग टर्म की तरफ, तभी आएगा आपका लोकल बिजनेसमैन भी लॉन्ग टर्म की तरफ। आज मुझे नहीं पता कि अगले साल का जो बजट आएगा ना उसमें मेरे ऊपर टैक्सेस क्या लगने हैं, ड्यूटीज क्या लगनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार मैं अभी अपना प्रॉफिट सारा कमा लूं। रिलीफ पैकेज बना रहे हैं आपके लिए, ये बता दूं मैं, कह रहे हैं रिलीफ पैकेज तैयार हो रहा है। देखिए रिलीफ पैकेजेस वगैरह वो तो अब जब बजट आएगा तब पता चलेगा किस इंडस्ट्री को रिलीफ मिला है, किसको नहीं मिला। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर आज मुझे पता हो कि यार अगले 3 साल मेरा टैक्स रेट ये होगा, मेरा इंटरेस्ट रेट ये होगा, हमारी जो है वो इंपोर्ट पॉलिसी ये है, एक्सपोर्टर्स को Will you opt for transparency if you will be subjected to super tax? मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ लॉजिकली, आप भी एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपने कहा कि थ्रेशोल्ड है, अगर इससे ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे तो सुपर टैक्स आप लोगों पे लगेगा, एम आई राइट? इसके माने ये हैं कि बहुत सारे बिजनेसमैन एप्रीहेंसिव होंगे कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना दिखाएं ताकि हम उस सुपर टैक्स के ब्रैकेट में ना जाएं। देखिए मैं अगर 29% टैक्स दे रहा हूँ तो उसके ऊपर आप 10% टैक्स और 30-40% टैक्स एक बिजनेस से आप ले लेंगे उसकी इनकम के ऊपर, तो वो बंदा री इन्वेस्ट क्या करेगा? हमारी इन्फ्लेशन आज जीरो तो नहीं है ना। अगर आज मैंने 100 रुपये लगाए हुए हैं तो मुझे कल भी दोबारा, अगले साल भी दोबारा 100 रुपये का बिजनेस करने के लिए मुझे 105 रुपये 110 रुपये चाहिए। अगर मैं उसका जो अपना मुनाफा कर रहा हूँ उसका 40% गवर्नमेंट को दे दूंगा तो फिर जो स्पॉन्सर है जिसने पैसा लगाया हुआ है वो उसने फ्री में तो नहीं लगाया हुआ, उसको भी तो इनकम चाहिए, उसको भी घर चलाने। माइंड यू ये भी एक चीज है कि अभी आई थिंक दे वर ट्राइंग टू क्लैरिफाई दैट दिस इज अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। दैट मींस अभी कैश आया है या नहीं आया है, अगर पेपर्स के अंदर यानी आपके डॉक्यूमेंट्स में या आपकी बैलेंस शीट के अंदर या आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर आ गया तो फिर वो आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मैं तो बहुत सारे लोगों को तो रिसीवेबल की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी उसमें फंस जाएंगे क्या? देखिए मैं जो मई और जून के अंदर एक्सपोर्ट करता हूँ ना उसकी पेमेंट मेरे पास 90 से 120 डेज के बीच में आती है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मेरे पास तो ये तुम्हारा फिस्कल ईयर एंड हुआ जून के अंदर 30 जून को, तुम 1 जुलाई को टैक्स जमा करा दो, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये होता है वैसे देखिए वैसे तो हमारे पास जो टैक्स जमा कराने की लास्ट डेट होती है वो 31 दिसंबर होती है। हमारे पास 6 महीने होते हैं कि हम अपने सारे रिकवरीज करके और उसको कर लें, क्योंकि लीगली भी आप एक्सपोर्ट की पेमेंट्स 120 डेज के बाद नहीं ला सकते। जी। लेकिन मेरे पेमेंट्स का तो देखिए इशू ही नहीं है। जो बिजनेसमैन है उसने टैक्स तो भरने ही भरने, मैं टैक्स नहीं भरूंगा तो मेरी सब चीज़ें ब्लॉक होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो टैक्स तो हम भरते ही भरते हैं। मसला सिर्फ इतना है कि टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा है। मैं अगर आज जो कमा रहा हूँ, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 40 रुपये मुझसे गवर्नमेंट ले जाएगी। अब जो 60 रुपये बचे हैं वो मैंने बिजनेस में री इन्वेस्ट भी करने हैं और मैंने घर भी लेके जाने हैं। तो मैं क्या घर लेके जाऊंगा और क्या री इन्वेस्ट करूंगा बिजनेस के अंदर? ये बात बहुत अहम आपने की। तो अगर आप ROI निकालेंगे ना और ROI के अंदर से अगर आप देखेंगे तो यार 100 रुपये पे जो है इसको 100 रुपये बच रहे हैं, 1000 रुपये लगाए थे 100 रुपये बच रहे हैं, पर 100 रुपये में से 40% तो गवर्नमेंट ले गई। तो जो इफेक्टिव ROI हुआ वो 100 रुपये में सिर्फ 6% बचा मुझे जी। तो हमें ये सोचते हुए चलना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। आप जब तक कॉर्पोरेशन टैक्स को कम नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं लाएंगे, आप अगले 3 साल का मुझे आज दे दें कि यार इस साल जो है वो तुम्हारा 29% है, अगले साल हम इसको 27 पे लेंगे, उसके अगले साल हम 25 पे लेंगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो बोलेंगे पाकिस्तान में ठीक है यार आज से हम प्लांट लगाना स्टार्ट करेंगे, अगले 2 साल में जब तक रनिंग में आएगा ना तो टैक्स रेट कम हो चुका होगा, आज से इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट करें हम। क्योंकि देखिए जो बड़े प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगते हैं उनको प्रोडक्शन में आने में 1.5 साल 2 साल लगते हैं।
तो आज अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी देंगे कि यार अगले 5 साल, तुम लोग को अभी तो प्रॉब्लम है, अगले 5 साल बाद जो है ना हम इस टैक्स रेट को 20 पे ले आएंगे, तो लोग अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि यार ठीक है अभी से इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें आगे जाके इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। 2 साल में जब तक हमारा प्रोजेक्ट रेडी होके रेवेन्यू के स्टेज पे आएगा ना, और जब हमारी इनकम का टाइम आएगा उस टाइम पे टैक्स रेट इतना कम हो चुका होगा हमारे पास। नहीं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि लोग शायद इस चीज़ को नहीं जानते। बिजनेस एंटरप्राइज पहले दिन काम करना शुरू नहीं कर देती। सेटअप कॉस्ट होती हैं, फिर स्टार्टअप कॉस्ट होती हैं, यानी ये वो वाला स्टार्टअप नहीं होता। बेसिकली क्या, कारोबार को शुरू करना, एक बाकायदा साइकिल में लाना, उसके लिए इन्वेंट्री का आना, हर चीज़ का अवेलेबल होना, ये सब चीज़ें वक्त लेती हैं। 1.5 साल आपने तो सेफ बोला है। पहले तो आपको याद होगा लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स लगते थे, 2-2, 3-3, 4-4 साल के प्रोजेक्ट्स लगते थे, इससे लंबे भी लगते थे। देखिए अगर आप आज भी फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टील मिल की बात कर लें, तो अगर आप बोलें कि यार कल मैं एक स्टील मिल लगाने जा रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है, आपको कल मशीनरी मिल जाएगी? वो मशीनरी आपके पास आ भी जाएगी तो आपको 4 महीने लगेंगे उसकी फाउंडेशन डालने में, प्लिंथ डालने में, उसको खड़ा करने में, फिर उसकी टेस्टिंग और ट्रायल है, फिर उसकी टेस्टिंग एंड ट्रायल है, फिर उसका मार्केट की एक्सेप्टेंस है। स्टील मिल वाले वो लगने से पहले ही चलेगा, पता नहीं, मैंने सुना है बेचारे आए थे, भले बोल रहे कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लगाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल दैट नेवर मटीरियलाइज्ड। सरी देखिए जब हमारी अनफॉर्चुनेटली इतनी हाई यूटिलिटी कॉस्ट होगी, तो जिसमें कि जिस चीज़ के अंदर यूटिलिटीज़ की कंजम्पशन ज़्यादा है वो इस वक्त पाकिस्तान में वाइबल नहीं है। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है हमारे साथ कि हमारे पास इतनी बड़ी कोस्टल बेल्ट होने के बाद भी हम उससे बिजली नहीं बनाते। हमारे पास 5 दरियाएँ पर उससे भी हम मुश्किल से सिंगल डिजिट % के अंदर हमारे पास बिजली बन रही होती है। हम बिजली किससे बना रहे होते हैं? फर्नेस ऑयल से, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम डॉलर दे रहे हैं, और हम जो है वो जला के बिजली बना के मार्केट को दे रहे हैं। हम सोलर के ऊपर इतना काम नहीं किया, लोगों ने इंडिविजुअल लगा लिया। चाइना सोलर पावर प्लांट्स आप देखें 20-20, 25-25 मेगावाट के लगा रहे हैं। हमारे पास कितने बड़े बड़े प्लांट्स लगे होंगे? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से चाइना में तो अभी उन्होंने बहुत बड़ा एक और लॉन्च किया है, द बिगेस्ट पावर प्लांट। बिल्कुल ऐसी, इट विल बी द बिगेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो ये बड़ा अहम नुक्ता है जो इन्होंने पेश किया, लेकिन मेरे पास वक्त मुख्तसर है। अफीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।